आज हम सभी एग्ज़ाम के लिए साइंस की क्लास करते हैं। साइंस का मॉक टेस्ट ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? पहला ऑप्शन है समस्त वसा का, दूसरा प्रोटीन का, तीसरा विटामिनों का, चौथा सभी कार्बोहाइड्रेटों का। तो सही आंसर होगा, सही उत्तर है प्रोटीन का। नाइट्रोजन प्रोटीन का एक घटक होता है। नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। प्रोटीन का एक आणविक यौगिक मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। इसमें गंधक, फास्फोरस आदि के भी अंश प्रायः पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, ये सभी मिलकर प्रोटीन का अणु बनाते हैं। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए का, दूसरा ऑप्शन है विटामिन ई का, तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी का, चौथा ऑप्शन है विटामिन के का। तो सही उत्तर है विटामिन ए का। प्रकाश संश्लेषण यकृत मतलब लीवर के द्वारा, लीवर में किसका संश्लेषण होता है? विटामिन ए का। विटामिन ए का संश्लेषण होता है। यकृत विटामिन ए का प्रकाश संश्लेषण करता है तथा अल्प समय के लिए इसका संचय भी करता है। विटामिन के खून का स्कंदन कोआगुलेशन करने में सहायता करता है। यह प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के संश्लेषण में सहायक होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? पहला केसीन सुक्रोज, केसीन लैक्टोज, फैटीन माल्टोज, एल्बुमिन ग्लूकोज। तो सही आंसर होगा केसीन लैक्टोज। दूध में शर्करा दूध में शुगर पाई जाती है, लैक्टोज। दूध शर्करा होता है, शुगर होती है लैक्टोज। दूध में शुगर का मतलब है जैसे दूध में जो मीठापन, हल्का मीठापन पाया जाता है ना, उसी को शर्करा कहते हैं, उसी को शुगर कहते हैं। दूध में केसीन लैक्टोज प्रोटीन शर्करा युग्म होता है। फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है लैक्टोज, दूसरा ऑप्शन है फ्रक्टोज, तीसरा ऑप्शन है माल्टोज, चौथा ऑप्शन है रिबोस। ये लैक्टोज, माल्टोज और फ्रक्टोज ये सभी शर्करा होती हैं, मतलब शुगर होती हैं। फलों में जो मीठापन होता है, फलों का मीठापन होता है वो माल्टोज के कारण होता है। माल्टोज भी एक प्रकार की शुगर होती है। माल्टोज एक प्रकार की शुगर होती है। यह सबसे मीठी शुगर कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, क्रिएटिन, एंजाइम। तो सही आंसर होगा क्रिएटिन। क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो एक रेशेदार प्रोटीन होता है। ये क्रिएटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। यह प्रोटीन बालों, नाखूनों, सींगों, ऊन इत्यादि में पाया जाता है। बालों में क्रिएटिन प्रोटीन होता है, नाखूनों में भी क्रिएटिन, जो जानवरों के सींग में पाया जाता है वो भी क्रिएटिन प्रोटीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है?
पहला ऑप्शन है लैक्टोज, ये तो शुगर है। दूसरा ऑप्शन है डायस्टेज, तीसरा ऑप्शन है सुक्रोज और चौथा ऑप्शन है टाइलिन। टाइलिन यह एक एंजाइम होता है, एक प्रकार का एंजाइम होता है, जो लार ग्रंथि से निकलता है। आपका सही आंसर होगा टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम लार ग्रंथि में पाया जाता है। यह लार ग्रंथियों के 3 जोड़ों सबलिंगुअल, सबमैंडिबल, पैराटाइड द्वारा स्रावित लार भोजन में मिल जाता है और भोजन का पाचन करता है। यह जीभ से जो लार निकलती है उसी में टाइलिन प्रोटीन पाया जाता है। यह जो भोजन हम जो करते हैं वह मुंह से उसका पाचन शुरू हो जाता है, मुंह में भोजन जाता है, उसमें टाइलिन पाचन की क्रिया में सहायता करता है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आइसो एंजाइम, दूसरा ऑप्शन है हेलो एंजाइम, तीसरा ऑप्शन एपो एंजाइम, उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर होगा एपो एंजाइम। खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध स्रोत हैं, मांस और अंडे। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है दूध और सब्जियां। तीसरा ऑप्शन है सोयाबीन और मूंगफली। चौथा ऑप्शन है एक प्रकार का शैवाल, अन्य सूक्ष्मजीव। तो सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन और मूंगफली में। सोयाबीन और मूंगफली में मुख्यतः प्रोटीन के सबसे समृद्ध स्रोत ज्ञात किए गए हैं। एंजाइम क्या होते हैं? स्टेरॉइड, दूसरा ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चौथा ऑप्शन है लिपिड। तो एंजाइम होते हैं प्रोटीन, छोटे छोटे एंजाइम के अणु मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। छोटे प्रोटीन एंजाइम मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं? पहला क्रमानुकुचन, दूसरा सरलीकरण, तीसरा बिंदुस्राव, इनमें से कोई नहीं। तो जो ईसोफेगस मतलब भोजन की जिससे नली से जाते हैं उसे ईसोफेगस कहते हैं। उसमें जो क्रमानुकुचन लयबद्ध होता है, जो सिकुड़न और फैलाव होता है उसे हम क्रमानुकुचन कहते हैं। भोजन को नली से होते हुए धकेलने की नाल मांसपेशी स्तर लयबद्ध संकुचन को क्रमानुकुचन या पेरिस्टाइलिस कहते हैं। मानव भोजन के पाचन की अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होती है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अपशोषण भी होता है। मनुष्य जो भोजन करता है उसका सबसे अधिक पाचन छोटी आंत में होता है और छोटी आंत में ही प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का अपशोषण भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रावण नहीं करता? यकृत, दूसरा ऑप्शन है लार ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है शुद्रांशु की ग्रंथियां, चौथा ऑप्शन है अग्नाशय। तो सही आंसर होगा लीवर, यकृत। यकृत में किसी भी प्रकार के एंजाइम का कोई अपशोषण नहीं होता।
लीवर किसी भी पाचन एंजाइम का स्त्रावण या अवशोषण नहीं करता। पित्त का लगातार स्त्रावण करना यकृत का प्रमुख कार्य है। यद्यपि पित्त में पाचन एंजाइम नहीं होते, यह पाचन विशेषता वसाओं के पाचन में महत्वपूर्ण भाग लेता है। लीवर यकृत में ही पित्त रस का निर्माण होता है। यकृत में ही पित्त रस का निर्माण होता है, जो वहां से निकलकर जाकर पित्ताशय में स्टोर होता है, जिसे गॉल ब्लैडर भी कहते हैं। पित्ताशय को गॉल ब्लैडर भी कहते हैं। बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है मिथाइल एल्कोहल, दूसरा ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोग्लिसरॉल, चौथा ऑप्शन है कॉपर सल्फेट। तो सही उत्तर होगा नाइट्रोग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। बारूद बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन भारी तैलीय विस्फोटक पदार्थ है। यह ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG या ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट नोबल तेल भी कहा जाता है। इसे नोबल तेल भी कहा जाता है। इसका उपयोग डायनामाइट जैसे विस्फोटक बनाने के लिए किया जाता है। लवण को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा? तो सल्फर, एल्यूमिनियम, सोडियम या फास्फोरस। तो इनमें से सही आंसर होगा सोडियम। सोडियम लवण को बनाने के लिए हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है, अलग कर देता है। लवणों को बनाने के लिए सोडियम अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन सोडियम से नीचे रहता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से होती है। क्रिया करवाते हैं तो जल बनता है और NaCl लवण बनता है, जिसे हम नमक भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड, इसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण नमक भी कहा जाता है। लवण को सांद्रता प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में मापी गई है, अतः स्थलीय जल में % से कम होती है। 5%, 20%, 50%, 75%। तो लवण की जो सांद्रता होती है वो एक स्थिर जल में 5% से कम होती है। लवण की सांद्रता, लवण में जो जल की सांद्रता होती है वो 5% से कम हो। लवण की सांद्रता जो प्रति 1000 में नापी जाती है, अंततः स्थलीय जल में 5% से कम होती है। फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वे पहला ऑप्शन है वायु में ऑक्सीकृत होती है, हाइपो सॉल्यूशन में विलेय होती है, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश से रूपांतरित हो जाती है, यह बिल्कुल रंगहीन होती है। यह परीक्षा SSC CGL 2010 में पूछा गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर होगा हाइपो सॉल्यूशन में विलीय हो जाती है। जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? ऑप्शन है निम्न तापमान पर, निम्न वायुमंडलीय दाब पर, उच्च तापमान पर या उच्च वायुमंडलीय दाब पर। तो जल का क्वथनांक तब घटता है
उच्च वायुमंडलीय दाब पर। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक कम हो जाता है। जल का क्वथनांक उच्च तुंगता ऊंचाई पर निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण घट जाता है। निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण घट जाता है। निम्न वायु दाब, जब दाब कम होगा तो क्वथनांक घट जाएगा और उच्च वायुमंडलीय दाब पर कम हो जाता है। निम्नलिखित में से किसने रेडियम की खोज की? पहला मैडम क्यूरी, दूसरा अल्बर्ट आइंस्टाइन, तीसरा R.A. मिल्टन, चौथा पावेल शुचलिंग। तो सही आंसर होगा मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने 1898 में इसकी खोज की। रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसकी खोज 1898 ईस्वी में मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने की थी। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, मतलब किस माध्यम पर निर्भर करता है? तो पहला ऑप्शन है तापमान, दूसरा ऑप्शन है दूरी, तीसरा ऑप्शन है रेडियस, चौथा ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब। तो तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है। तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। जैसे जैसे सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और वह पीले रंग का दिखाई देता है। जिन तारों का ताप अधिक होता है वे तीव्र चमकते हुए प्रतीत होते हैं। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है। पहला ऑप्शन है विशिष्ट ऊष्मा, दूसरा ऑप्शन है गुप्त ऊष्मा, तीसरा ऑप्शन निरपेक्ष ऊष्मा, चौथा ऑप्शन है आपेक्षिक ऊष्मा। तो सही आंसर होगा गुप्त ऊष्मा। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं, लेटेंट हीट। देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? पहला ऑप्शन है जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा घटती है, दूसरा ऑप्शन जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता, तीसरा ऑप्शन जिसके नीचे प्रकाश धारा स्थिर होती है, चौथा ऑप्शन जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा बढ़ती है। तो सही आंसर होगा जिसके नीचे प्रकाश धारा स्थिर रहती है। जब किसी धातु पर विद्युत चुंबकीय एक्स-रे आदि की किरणें पड़ती हैं तो वह धातु विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा अवशोषित कर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। इस क्रिया को फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव भी कहते हैं। इस क्रिया के लिए एक निश्चित आवृत्ति की आवश्यकता होती है जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगदैर्ध्य है? पहला ऑप्शन है विवर्तन, दूसरा ऑप्शन ध्रुवीकरण, तीसरा ऑप्शन है अपवर्तन, चौथा ऑप्शन है व्यतिकरण। तो सही उत्तर होगा ध्रुवीकरण। इससे रिलेटिव कुछ फैक्ट। प्रकाश के ध्रुवीकरण की प्रघटना से यह निर्णय लेने में सहायता मिली कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगदैर्ध्य है। वास्तव में प्रकाश के व्यतिकरण विवर्तन की घटना की खोज से यह स्पष्ट हो गया था कि प्रकाश तरंग गति प्रदर्शित करता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सका कि यह किसी प्रकार की तरंग है, अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन ध्रुवीकरण की घटना से प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ होने की बात पूर्णतः सिद्ध हो गई। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? पहला ऑप्शन है श्वेत, दूसरा ऑप्शन है लाल, तीसरा बैंगनी और चौथा ऑप्शन है हरा। तो सही आंसर होगा बैंगनी रंग।
बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश के रंगों में से बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। यह दर्शाएगा क्योंकि इस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम और प्रिज्म में इस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। प्रकाश के किसी भी रंग का विचलन उसके तरंगदैर्ध्य या प्रिज्म की उस रंग के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? पहला ऑप्शन है प्रकाशीय ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है ऊष्मीय ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा। सही आंसर और उत्तर होगा विद्युत ऊर्जा। प्रकाशीय वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह प्रक्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पहला ऑप्शन वसा, दूसरा ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, तीसरा ऑप्शन है पकाने की तेल की वजह से, चौथा ऑप्शन निकोटीन की वजह से। सही ऑप्शन है वसा की वजह से। गहरी तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें वसा की प्रचुर मात्रा होती है। खाद्य तेलों में उपस्थित ट्रांस फैट कैंसर के कारक हो सकते हैं। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है? पहला प्रोटीन, दूसरा विटामिन्स, तीसरा ऑप्शन है वसा, चौथा ऑप्शन है दूध। सही उत्तर होगा प्रोटीन। प्रोटीन अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। इसकी रचना 20 अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड के सहयोग से होती है। ये शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ये 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। शरीर में इसकी मात्रा 14% होती है। यह शरीर की नवीन कोशिकाओं का मुख्य आधार है, जो शरीर की नई नई कोशिकाओं के लिए आवश्यक होते हैं कि कोशिकाओं को और ग्रोथ करवाने में मदद करते हैं प्रोटीन। हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज की क्लास समाप्त करते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो।